Hello students, myself Dr. Himani, Assistant Professor in Economics in Dayanand Mahila Mahavidyalaya Kurukshetra. Topic of this video lecture is Green Revolution. इस वीडियो लेक्चर में हम हरित क्रांति विषय के ऊपर बात करेंगे। प्लान पीरियड के दौरान जब से भारत में योजनाएं बननी शुरू हुई और उस दौरान इंडिया के अंदर 1967 एंड 68 के टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर की फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन थी वो 25% इंक्रीज हो गई। इससे प्रीवियस ईयर में 1966 और 67 से अगर आप कंपेयर करो 67 एंड 68 में तो एकदम से जो फूड ग्रेन था, अनाज था, उसकी प्रोडक्शन में 25% की वृद्धि हुई थी। ये फूड ग्रेन में जो इंक्रीज हुआ था 1 ईयर के अंदर, ये किसी रेवोल्यूशन से, किसी क्रांति से कम नहीं था। इसीलिए इकोनॉमिस्ट ने इसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटीज, इन सबको प्रमोट किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। ग्रीन रेवोल्यूशन को सीड, वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड टेक्नोलॉजी का भी नाम दिया गया क्योंकि इसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ किया जाता है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़, क्रॉप को वाटर की फैसिलिटीज़ पूरी दी जाती है, फर्टिलाइजर्स का यूज़, पेस्टिसाइड का यूज़ और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ताकि फूड ग्रेन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मीनिंग है? इन द वर्ड्स ऑफ G. Harrar, the Green Revolution is the phrase generally used to describe the spectacular increase that took place during 1968 and is continuing in the production of food grain in India. 1968 में इंडिया में फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में जो एकदम से इंक्रीज आया था, उस इंक्रीज को ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन का लार्ज स्केल में इंक्रीज हो जाना। इट मीन्स मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। सस्टेनेंस ऑफ हायर लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक लगातार ये प्रोडक्शन का इंक्रीज चल रहा है। Changes in agriculture production that took place in 1967 to 68 were more spectacular and radical than the changes during the previous 16 year of planning. 1951 में जब हमारा पहला प्लान बना था, उससे लेके 1967 और 68 तक कभी भी एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ, प्रोडक्शन में इतनी ग्रोथ नहीं हुई थी जितनी 1967 और 68 में हुई। इन 16 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इस एक साल के अंदर हुई थी, इसीलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दे दिया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज होना जो कि पहले कभी नहीं हुआ। और किसकी वजह से ये हुआ? जब एग्रीकल्चर में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया गया, पेस्टिसाइड्स, वाटर की फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी हो और अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। फीचर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन और कॉजेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति की क्या विशेषताएं हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारी कंट्री में ये हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया? सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, अच्छी वैरायटी के सीड्स यूज़ करना। इंडिया में एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले 1966 में किया गया था, जब 5 क्रॉप्स वीट, राइस, बाजरा, मेज और ज्वार, इनके लिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए गए। वीट के लिए सोना PB18, कल्याण, बाजरा के लिए HB1, मेज के लिए गंगा 101 एंड रंजीत, एंड ज्वार के लिए CSH2 और राइस के लिए IR। इन सीड्स को इवॉल्व किया था डॉक्टर नॉर्मन E. बोरलॉग ने, जिन्हें 1970 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। इंडिया में इन सीड को सबसे पहले इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत इस्तेमाल किया गया और इन सीड्स के यूज़ करने की वजह से हमारी कंट्री के अंदर पर हेक्टेयर यील्ड जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया।
पर हेक्टेयर यील्ड वीट का 8.5 क्विंटल पर हेक्टेयर से इंक्रीज होके 32 क्विंटल पर हेक्टेयर, मतलब जहां पहले 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर सिर्फ 8.5 क्विंटल वीट लगती थी, इन सीड के यूज करने के बाद वो 32 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई। सिमिलरली राइस पैडी जो कि जिसमें इंक्रीज हुआ 32 क्विंटल तक का, मेज में 26 क्विंटल। इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। सेकेंड इज केमिकल फर्टिलाइजर। फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में इस इंक्रीज का एक और कारण था जो कि था केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना। 1967-68 में 11 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए गए। 2015-16 तक इनका यूज इंक्रीज होके 267.53 लाख टन हो चुका है और पर हेक्टेयर कंजम्पशन केमिकल फर्टिलाइजर की लगातार बढ़ती जा रही है। 1960-61 में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज सिर्फ 19 kg था जो कि 2014-15 में इंक्रीज होकर 151 kg हो चुका है। मतलब जहां 1960-61 में 1 हेक्टेयर लैंड पे हम सिर्फ 19 kg केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते थे, एट प्रेजेंट 14-15 में हम 151 kg केमिकल फर्टिलाइजर उसी 1 हेक्टेयर लैंड पे यूज कर रहे हैं। इरिगेशन, सिंचाई, ग्रीन रेवोल्यूशन के लाने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इरिगेशन का भी है। 1965-66 में 320 लाख हेक्टेयर लैंड अंडर इरिगेशन थी, बट 2013-14 में 957.7 लाख हेक्टेयर लैंड हमारी इरिगेशन के अंडर आ चुकी है। और 15-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को अंडर इरिगेशन लाया जा सके, जिसकी वजह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज और फूड ग्रेन की प्रोडक्शन और इंक्रीज हो सके। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से अब एक फार्म पे एक ही साल में सिर्फ एक ही तरह की क्रॉप नहीं लगाई जाती बल्कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप लगाई जाती हैं। इमीडिएटली जैसे ही वीट को अप्रैल में हार्वेस्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद मूंग को लगा दिया जाता है। सिमिलरली अगेन राइस को, देन शुगर केन ये लगाए जाते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी अब हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हम ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल है, पंप है, इन सब का यूज लगातार बढ़ता जा रहा है। और मशीनरी की यूज करने की वजह से जो हमारी लैंड है उस पे प्रोडक्शन का लेवल भी इंक्रीज हुआ है। 17 एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया है डिफरेंट स्टेट में ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए फार्मर को चीप और गुड मशीनरी अवेलेबल करवाएं। क्रेडिट फैसिलिटी, फार्मर को अब इजीली क्रेडिट की भी फैसिलिटी मिल गई है, इजीली वो क्रेडिट भी ले सकता है। फार्मर अपना 90% का जो लोन है वो लोकल मनी लेंडर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पहले लिया करते थे। अब ज़्यादातर क्रेडिट फार्मर अपनी एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उन पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले सकते हैं। 1969 के बाद गवर्नमेंट ने जब कमर्शियल बैंक को कमर्शलाइज किया उसके बाद फार्मर के लिए क्रेडिट को लेना और ज़्यादा इजी हो गया। 1969-70 में कमर्शियल बैंक ने 183 करोड़ का क्रेडिट फार्मर को दिया था। 2015-16 में कोऑपरेटिव बैंक ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1,53,295 करोड़ का क्रेडिट प्रोवाइड किया। सिमिलरली जैसे जैसे डे बाय डे ज़्यादा और रूरल बैंक ओपन हुए, रीजनल रूरल बैंक ओपन हो रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो फार्मर के लिए क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल करना इजी होता जा रहा है। अब फार्मर इम्प्रूव्ड सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर के कोई इक्विपमेंट लेने हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी, इन सब के लिए क्रेडिट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर रिसर्चेस भी की जा रही हैं। इंडिपेंडेंस के बाद से लगातार एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली रिसर्च के ऊपर फोकस करना गवर्नमेंट का मेन एम रहा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो कि ओपन किया गया वो भी अपनी एक अच्छी जॉब कर रहा है। 1966 में इस काउंसिल को रिकॉग्नाइज किया गया और
3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज असम, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ओपन की गई। इनका नंबर इंक्रीज होकर 71 हो चुका है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज भी कई स्टेट गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं। प्लांट प्रोटेक्शन, इंडिया में पहले कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता था प्लांट को किसी डिसीज से बचाने के लिए। लार्ज स्केल पे हमारी जो क्रॉप थी वो किसी इंसेक्ट की वजह से, पेस्ट की वजह से खराब हो जाती थी, लेकिन अब क्रॉप को हम इन पेस्ट और डिसीज से भी बचा सकते हैं। प्रेजेंटली तीन स्कीम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, लॉकस सर्विलांस एंड कंट्रोल स्कीम, प्लांट एंड सीड क्वारंटाइन। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड ये भी टाइम टू टाइम क्रॉप के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं ताकि प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और गवर्नमेंट ने सेंट्रल एंड रीजनल पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी को भी ओपन किया है ताकि प्लांट की बेटर प्रोटेक्शन हो सके। मार्केटिंग फैसिलिटीज, पहले फार्मर को अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए अनरेगुलेटेड मंडीज में जाना पड़ता था जहां उन्हें अपने प्रोडक्ट का सही प्राइस नहीं मिलता था और उनके अंदर इंसेंटिव नहीं होता था ताकि वो अगली बार ज़्यादा प्रोडक्शन करें। लेकिन गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स ओपन करी। एट प्रेजेंट 7,320 रेगुलेटेड मार्केट हैं। फार्मर को अब वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज भी दी जा रही है जिसकी वजह से फार्मर अपने प्रोडक्ट को इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। प्राइस इंसेंटिव, लार्ज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से क्रॉप का प्राइस कम हो जाने का, फॉल होने का डर रहता था। इसके अगेंस्ट फार्मर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन को इस्टेब्लिश किया और इस कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम को फिक्स किया। अब आपका राइस है, वीट है, ये सारी की सारी क्रॉप ऐसी हैं जिनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम है। गवर्नमेंट एक मिनिमम रेट इनका हर साल फिक्स कर देती है। उस रेट के ऊपर फार्मर से उन प्रोडक्ट को, उन फूड ग्रेन को खरीद लिया जाता है और गवर्नमेंट अपने पास उसे स्टोर करके रख लेती है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर के लिए ट्यूबवेल चलाने के लिए या कई तरह की मॉडर्न मशीनरी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होना जरूरी था, जिसके लिए गवर्नमेंट अब ये रूरल एरिया को इलेक्ट्रीफाई कर रही है और कर भी चुकी है। 1950-51 में सिर्फ 3000 विलेजेस थे जिनमें इलेक्ट्रिक सप्लाई थी, लेकिन 14-15 के एंड में 6.23 लाख विलेजेस जो हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। कई और तरह के प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट चला रही है, जैसे भारत निर्माण प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया स्पेशली विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को स्टार्ट किया गया। 2015 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चलाई गई और जिसको दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की जगह पे रिप्लेस कर दिया गया। सॉइल टेस्टिंग, सॉइल की टेस्टिंग के लिए भी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज को ओपन किया है। सॉइल की टेस्टिंग से आपको पता चल जाता है कि किस सॉइल की कैसी फर्टिलिटी है, वहाँ कौन से फर्टिलाइजर यूज होने चाहिए, सीड्स किस तरह के यूज होने चाहिए, कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, ये सब भी ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने में हेल्पफुल रहे। क्रॉप इंश्योरेंस, जर्नल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्रॉप का भी इंश्योरेंस करने लगा है। अब गवर्नमेंट ने एक सेपरेट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ लिमिटेड भी इस्टेब्लिश करी है जो फार्मर की क्रॉप को इंश्योर करती है। सॉइल कंजर्वेशन, लगातार ग्रीन रेवोल्यूशन के एक्सटेंड होने की वजह से सॉइल कंजर्वेशन को लेकर प्रोग्राम भी चला। इसके दो ऑब्जेक्टिव थे कि सॉइल को इरोड होने से कैसे बचाया जाए और दूसरा था जो अनइवन लैंड है उसको कल्टीवेशन के लिए कैसे फिट किया जाए। लार्ज अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च भी किए, जैसे कि फर्स्ट प्लान में सिर्फ 290 करोड़ रुपीस खर्च किए गए थे, सेकंड में 549, थर्ड में 1089, लेकिन अगर आप 11th प्लान में आ जाते हैं तो 1,36,381 करोड़ स्पेंड किए और 12th प्लान में 3,63,273 करोड़ रुपीस एग्रीकल्चर के लिए स्पेंड किए गए। अब बात आती है कि इस ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ा।
ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारी कंट्री में प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज हुआ है। 1967 एंड 68 में फूड ग्रेन की प्रोडक्शन 950 लाख टन थी, 70-71 में 1084 लाख टन, और अगर आप 16-17 में बात करते हैं तो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन 2751, जहां राइस और व्हीट की अलग अलग भी मेंशन है। मतलब आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन लगातार फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, अब हमारी फार्मिंग कैपिटलिस्टिक हो चुकी है। फार्मर जिनके पास 4 या 4 से ज़्यादा हेक्टेयर की लैंड है वो अपनी दे कैन स्पेयर दिस मच ऑफ कैपिटल, जितनी कैपिटल चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इंडिया में 5.3% फार्मर जो हैं उनके पास 4 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड है, और इन लैंड के जो ऑनर हैं, फार्मर हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा है। इफेक्ट ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मशीनरी का यूज़ इंक्रीज हो रहा है। तो रूरल एरिया के अंदर जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको भी एक काम मिलना शुरू हो गया है। लेबर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ट्रैक्टर्स की, मशीनरी की डिमांड एग्रीकल्चर में इंक्रीज हो रही है। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होने की वजह से हम फर्टिलाइजर को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो लेबर की डिमांड उसका ध्यान रखने के लिए भी की जा रही है। पंजाब और हरियाणा में जो लैंड ऑनर हैं उनके पास लेबर की कमी हो जाती है जब सोइंग का या हार्वेस्टिंग का सीजन आता है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत सुधर चुकी है। अब उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो रहा है, और उनके लिए एग्रीकल्चर एक घाटे का सौदा नहीं बल्कि एक फायदे का सौदा बन चुका है, गेनफुल ऑक्यूपेशन बन चुका है। रिडक्शन इन द इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कंट्री में फूड ग्रेन की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है कि अब हम सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं और हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे भी पड़ा। वो इंडस्ट्रीज जो कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर बनाती हैं वो भी अब ज़्यादा सेटअप हो चुकी हैं। फर्टिलाइजर बनाने वाली फैक्ट्रीज ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें डीजल इंजन, पंपिंग मशीन, ये सब भी डेवलप हो रही हैं। इफेक्ट ऑन प्राइजेस, प्राइजेस पे इसका इफेक्ट पड़ा है। ड्यूरिंग थर्ड प्लान, जब थर्ड प्लान था, एग्रीकल्चर के प्राइसेस लगातार बढ़ गए थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद चाहे प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन वो राइज ज़्यादा रैपिड नहीं है। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का रेट 2016-17 में 4.5% रहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस एग्रीकल्चर है। इंडिया के अंदर हमारी नेशनल इनकम का 15.3% शेयर नेशनल इनकम से आता है, और 12.3% हमारे टोटल एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ही शेयर है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इफेक्ट ऑन कंज्यूमर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 57% जो इनकम है वो फूड ग्रेन पे खर्च की जाती है रूरल एरिया के लोगों के थ्रू, और अर्बन एरिया के लोग 44% की इनकम फूड ग्रेन पे खर्च कर देते हैं। ये 2009 एंड 10 का डाटा है। इसका मतलब जब एग्रीकल्चर के प्राइसेस कम होते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस बजट के ऊपर और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे भी पड़ता है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से लोगों का बजट बैलेंस्ड बजट रहा और उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होने लगा है। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर अब अपने इनकम में से प्रॉफिट भी अर्न करने लगे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 2001-2 में एक स्टडी की थी और उन्होंने ये रिवील किया कि जो फार्मर हैं वो 55% अपनी इनकम से प्रॉफिट को गेन कर रहे हैं। इफेक्ट ऑन प्लानिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से डीप इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया की प्लानिंग के ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन थर्ड प्लान के अंदर एकदम से कम हुई थी। फोर्थ प्लान में 1966-67 के बाद इसको पोस्टपोन जब 3 साल के लिए प्लान को कर दिया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एकदम से चेंज आया था और फोर्थ प्लान में हमारी प्रोडक्शन एकदम से बढ़ गई थी। उसके बाद अब कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट डे बाय डे जब भी प्लान बनते हैं या जो भी पॉलिसी या प्लानिंग बनाई जाती है तो एग्रीकल्चर के ऊपर स्पेशल फोकस
फोकस किया जा रहा है। इंक्रीज इन ट्रेड, हमारा ट्रेड भी बढ़ रहा है क्योंकि अब एग्रीकल्चर में हम सेल्फ रिलायंस हो चुके हैं, तो हम अपनी डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड भी कर रहे हैं। मोर स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में अब हम ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, अब हम रेनफॉल या क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते। चेंज इन थिंकिंग, अब फार्मर की थिंकिंग चेंज हो चुकी है, अब वो पुराने रीति रिवाज, इलिटरेट, सुपरस्टिशियस इनमें फंसे हुए नहीं हैं, बल्कि वो एग्रीकल्चर में अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कल्टीवेशन के मेथड यूज कर रहे हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का अगर इवेल्युएशन किया जाए, हरित क्रांति की क्या अचीवमेंट्स रही और क्या फेलियर्स रहे, तो सबसे पहली बात आती है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और प्रॉब्लम और शॉर्टकमिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या कमियां रही। ग्रीन रेवोल्यूशन अभी हमने पढ़ा था कुछ एक क्रॉप में, 5 क्रॉप व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, इन्हीं के लिए आया था, बाकी क्रॉप के लिए नहीं था। लिमिटेड एरिया को इसने कवर किया था, हमारी कंट्री के कुछ स्टेट पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु पे इसका फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन ईस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या ऐसे एरिया जहाँ पे ड्रॉट रहता है, सूखा पड़ा रहता है, वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट नहीं था। रिच फार्मर के ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि रिच फार्मर हाई गिल्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। स्मॉल फार्मर के लिए अच्छे सीड को यूज़ करना, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, ये सब मुश्किल है। अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बात की गई थी कि एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा है, लेकिन जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर थी उनकी कंडीशन और ज़्यादा मिसरेबल हो गई। अब बड़े बड़े फार्मर जो थे वो अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से उनको लेबर की रिक्वायरमेंट कम होने लगी। लेस ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। जैसे कि 2014 एंड 15 के अंदर एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट -0.2 भी रही। इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, रिच ज़्यादा रिच हुए इसके बाद, और पुअर विलेज पुअर जो एग्रीकल्चरिस्ट थे या फार्मर थे वो और ज़्यादा पुअर हो गए। ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द फार्म इनपुट जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब की ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो गई। नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इरीगेशन फैसिलिटी, इरीगेशन फैसिलिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई। अभी भी कई फार्मर ऐसे हैं जो टोटली मॉनसून के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के फेवर में आप क्या आर्ग्यूमेंट्स दोगे? फेवर में मतलब इसकी क्या सक्सेसेस रही हैं। सबसे पहली है नॉट ओनली द रिच फार्मर्स आर बेनिफिटेड, हम ऐसा कह रहे हैं कि इससे सिर्फ रिच फार्मर को बेनिफिट हुआ और स्मॉल फार्मर को बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ा था, चाहे वो स्मॉल फार्मर थे या रिच फार्मर थे। 1960s में जब जो बेनिफिशरीज थे वो सबसे पहले स्मॉल फार्मर्स ही थे जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बेनिफिट हुआ था। नो इकोनॉमिक एंड सोशल इम्बैलेंस, इसकी वजह से ऐसे कुछ इकोनॉमिक या सोशल इम्बैलेंस कंट्री के अंदर नहीं आया था, इनइक्वालिटी इंक्रीज नहीं हुई। डिस्प्यूट या पॉलिटिकल राइवल्स हमेशा विलेज लाइफ के अंदर रहते हैं, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी रिमूव हुई। फॉल्स फियर ऑफ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट आया, लेकिन ऐसा भी नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आया था, रादर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जो थी वो इंक्रीज हुई थी। फॉल्स फियर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये भी मानना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्शन का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया कि क्रॉप्स वेस्ट होने लग गई, लेकिन ये सब भी गलत था। अंडर डेवलप्ड कंट्री इंडिया, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें हम अपनी कंट्री के अंदर हमने इतने गोडाउन्स, इतने स्टोरेज बना लिए कि हम अपनी कंट्री में अगर किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है एडवर्स, तो उसके लिए हमारे पास फूड ग्रेन स्टोर रहे। सजेशन फॉर सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हो? फर्स्ट है वाइडर एरिया, ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ व्हीट और राइस तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी और भी कई तरह की क्रॉप जैसे पल्सीज, ऑयल सीड, कॉटन, शुगर केन, जूट, ये सब भी इसके अंडर कवर होनी चाहिए। इरिगेशन के अंडर जो एरिया है उसको इंक्रीज करने की ज़रूरत है, कंट्री के लार्ज पार्ट के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने की ज़रूरत है।
ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर स्मॉल फार्मर भी होना चाहिए। स्मॉल फार्मर को हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनको चीप क्रेडिट फैसिलिटी देनी चाहिए ताकि वो फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर ये सब खरीद सकें। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होना चाहिए। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब एक ही लैंड के ऊपर आप तरह तरह की क्रॉप्स लगा सको, ये फैसिलिटी हो। इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी हो, इंटीग्रेटेड फार्म पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। फार्मर को इम्प्रूव्ड सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर मशीन रीजनेबल रेट के ऊपर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। न्यू एग्रीकल्चर नई जो मॉडिफिकेशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, वो एरिया जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है या जहाँ पे प्रोडक्शन का लेवल कम है वहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ किया जाए, ऑयल बेस्ड टेक्निक को यूज़ किया जाए केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह। लैंड रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। लैंड रिफॉर्म मतलब अगर कई तरह के टेक्निकल रिफॉर्म के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की भी रिक्वायरमेंट है। लैंड को सपोज एक पर्सन है जिसके पास लैंड नहीं है तो उसको लैंड देनी चाहिए ताकि सिक्योरिटी लैंड की जब वो होगी तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा, वो पर्सन ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकेगा। एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के लिए और ज़्यादा रिसर्च और एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। फार्मर्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर लेबर अबंडेंस में है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक परमानेंट फीचर है जो कि कुछ एरियाज में और कुछ तरह की क्रॉप के लिए अभी तक चल रहा है और चलता रहेगा। कुछ कमियां इसकी रही, जैसे कि स्मॉल फार्मर इसे उतना बेनिफिट गेन नहीं कर सके जितना कि रिच फार्मर्स ने किया क्योंकि उनके पास अच्छी क्रेडिट की फैसिलिटीज़ नहीं थी, लैंड उनके पास कम थी। फिर भी स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट भी कई तरह की अपनी कोशिश कर रही है, कुछ मेजर्स अडॉप्ट कर रही है ताकि ग्रीन रेवोल्यूशन के एरिया को वाइड किया जा सके और रिच और पुअर फार्मर के बीच का जो गैप है, इनइक्वालिटी है, उसको कम किया जा सके। थैंक यू सो मच।